हेलो स्टूडेंट्स। मैं आपका पदार्थ विज्ञान जो सब्जेक्ट है उसका पूरा सिलेबस फर्स्ट ईयर का मैं लेने वाला हूँ। इसमें पदार्थ विज्ञान जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आप इसे समझ गए तो संहिता पढ़ने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आगे चल के आपको और भी काफ़ी संहिता पढ़नी है। अभी तो आपको फर्स्ट ईयर में 6 का संहिता है। आगे चल के शुद्ध संहिता भी आएगी। आपको अष्टांग हृदय भी है। तो ये सारी जो संहिताएं हैं इनको समझने के लिए आपको पदार्थ विज्ञान आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर एक लाइन में काफी चीजें होती हैं जो समझ नहीं आती। और अगर ये सब्जेक्ट अगर आपको आ जाए तो चीजें आसान हो जाएंगी। पहले हम जो इस सब्जेक्ट का जो नाम है पदार्थ विज्ञान, पहले बता दो। जो विज्ञान बोलते हैं, हम हिंदी में विज्ञान बोलते हैं पर संस्कृत जो वर्ड है उसमें विज्ञान बोलते हैं। तो आदत डालो विज्ञान बोलने की, कि आगे चल के श्लोकाज में विज्ञान बोलना है, विज्ञान वर्ड बहुत आएगा। पदार्थ वो वस्तु जिसका कोई अर्थ हो। पदार्थ क्या है? पद मतलब वर्ड, ठीक है। पदार्थ, अर्थ मतलब पता होगा अर्थ। वो वस्तु जिसका कोई अर्थ हो, यानी जो चीज पहचान में आ सके, परिभाषा में आ सके, अनुभव में आ सके, वो पदार्थ है। विज्ञान क्या है? स्पष्ट तर्क युक्त ग्रहण, गहराई वाला ज्ञान। इसीलिए पदार्थ का तर्क संगत और स्पष्ट ज्ञान। रियलिटी में मौजूद हर चीजों को पहचानना, क्लासिफाई करना और यह समझना कि वह क्या है, कैसे है और क्यों है, यही पदार्थ विज्ञान है। अभी मैं आपको पढ़ाने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शन देने चाहूंगा आयुर्वेद के कुछ बेसिक चीजों के बारे में। अभी आप लिखते टाइम जो श है, जो श लेटर जो है, इसे आप ऐसे ना लिख के ऐसे लिखने की आदत डालो। क्योंकि देवनागरी स्क्रिप्चर जो होता है उसके हिसाब से श को ऐसे बना के लिखना होता है। एग्जाम में ऐसे ही चलेगा। कोई कोई टीचर्स होते हैं जो इस पे भी मार्क्स काट लेते हैं। काफी रेयरली ऐसा होता है पर लेकिन काट सकते हैं। तो इसीलिए श को ऐसे बना कर लिखना है। देवनागरी स्क्रिप्चर्स आप गूगल कर सकते हैं, उसमें कैसे लिखा गया है श शब्द को। दूसरी बात, काफी लोगों को ये समझ में अभी भी नहीं आ रहा होगा एग्जाम लिखते ये कभी भी, कि एग्जाम में हम लिखेंगे क्या, मतलब कि किस ऑर्डर में लिखेंगे। अभी तक 12th स्टैंडर्ड तक आपने पॉइंट वाइज लिखी है ना हर एक चीज। कोई भी आंसर मिले तो उसको पॉइंट वाइज लिखा है, 1 2 3 4। और लेकिन अभी आप डिग्री कॉलेज में हो तो अभी थोड़े लिखने की चीजें थोड़ी बदल जाएंगी। सबसे पहले कोई भी सब्जेक्ट हो आयुर्वेद का, कोई भी टॉपिक हो आयुर्वेद का, सबसे पहले आपको इसकी निरुक्ति लिखनी है। निरुक्ति क्या होती है मैं बताऊंगा आपको। फिर आपको लिखना है पर्यायवाची शब्द। पर्याय शब्द क्या है, वो टॉपिक का पर्याय क्या है। फिर उसकी परिभाषा क्या है, परिभाषा यानी डेफिनेशन। फिर इसका लक्षण क्या है, लक्षण यानी फीचर। आपको ऐसे एक के नीचे एक करके लिखने हैं एग्जाम में। तो ऐसे लिखोगे तो आपका प्रेजेंटेशन अच्छा जाएगा। तो टीचर को समझ में आएगा कि आपको लिखना कैसे, आपने लिखा कैसे एकदम क्लियरली। उस हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे। चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, क्रिया हो, रचना हो, समीक्षा हो, या फिर आगे जाके सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में हर बार आपको निरुक्ति डालनी पड़ती है, पर्याय शब्द डालना पड़ता है, परिभाषा भी डालना, परिभाषा सबसे इम्पोर्टेंट है, वो भी डालना पड़ता है। उसके बाद आप लक्षण डालते हो, उसके बाद आप टाइप्स, क्लासिफिकेशन जो है विभाग होता है जो, वो सब लिखते हो।
तो आपको इसी ऑर्डर में लिखना है, स्पेशली पदार्थ विज्ञान में आपको हर एक टॉपिक इसी ऑर्डर में लिखना है आंसर शीट में। और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है, अगर आप श्लोका डालते हो, कभी भी कोई आंसर है, सपोज 3 मार्क का, अभी तो नहीं है, CCISM में था। सपोज अगर अभी तो 5 मार्क के होगा, पर फिर भी एग्जाम्पल के तौर पे अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और उसमें एक श्लोका होती है और बाकी एक्सप्लेनेशन होगा। अभी कोई कोई यूनिवर्सिटी में अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन डाल सकते हैं, इंग्लिश भी है। अभी जैसे कि महाराष्ट्र में तो हिंदी है, मराठी है, इंग्लिश है, कोई भी एक चूज कर सकते हो एक्सप्लेनेशन के लिए। आप अपने स्टेट के हिसाब से चूज करना। अगर सपोज हिंदी में एक्सप्लेनेशन है, तो अगर आप सिर्फ वो 3 मार्क क्वेश्चन के लिए सिर्फ श्लोका डालोगे, श्लोका नहीं डालोगे, सिर्फ एक्सप्लेनेशन लिखोगे, तो आपको वो 3 में से सिर्फ 1 मार्क मिलेगा मैक्सिमम। पर आप अगर श्लोका डाल के लिखोगे, या तो आपको 3 आउट ऑफ 3 मिलेगा, या फिर आपको 2.5 मार्क्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि श्लोका जो है वो आयुर्वेद का बेस है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। श्लोका के बिना आपको मार्क्स ही नहीं मिलेंगे। मैं आपको हर एक चैप्टर में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो NCERT के हिसाब से बताने वाले हैं, वो आपको सब समझाऊंगा, लाइन से बताऊंगा कि क्या इम्पोर्टेंट है, क्या किस मार्क्स के लिए आ सकता है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना। आज मैं जो टॉपिक लेने वाला हूँ वो आयु के ऊपर है। ये आयु जो टॉपिक है, ये पदार्थ विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है, आयुर्वेदा निरूपण। ये जो आयु टॉपिक है, ये एग्जाम में काफी बार 10 मार्क के लिए भी आ चुका है और 5 मार्क के लिए भी आ चुका है, और MCQ में भी आता है। तो ये बहुत कॉमन है, बहुत आसान टॉपिक है, और इससे तो लोग, बच्चे, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो शुरू से ही पढ़ते हैं, शुरू से ही पढ़ते रहते हैं, तो उन्हें याद तो हो ही जाता है एंड ऑफ द ईयर तक। तो रोज डेली रिवाइज करना और आपको अच्छे से आ जाएगा। और श्लोका कैसे पढ़ना है, वो आपको मैं पढ़ाते पढ़ाते समझाता रहूँगा, तो काफी लोगों को दिक्कत होती है श्लोका याद करने में। तो श्लोका को आपको डेली रिवाइज करनी पड़ेगी, तो ये आपको वो याद रहेंगी। सपोज आपने अभी याद किया श्लोका, बहुत मेहनत करके आधे घंटे लगा दिए एक श्लोका याद करने में, और फिर आपने सोचा कि मैंने वो श्लोका याद कर लिया है, अभी मेरे को वापस याद करने की जरूरत नहीं है। फिर आपने 3-4 दिन तक उस श्लोका को याद नहीं किया, तो क्या हो जाएगा कि वो श्लोका आपके दिमाग से चली जाएगी, जो याद था वो वापस नहीं रहेगा। फिर आप जब वापस वो श्लोका पढ़ने जाओगे तो आपको एकदम नया नया लगेगा। तो इस बात का ध्यान रखना। अभी हम चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर के बीच बीच में आपको समझाता रहूंगा कि क्या कैसे पढ़ना है। तो शुरू करते हैं। अभी हम आयुर्वेद के लक्षण के बारे में देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम आयु की निरुक्ति देखेंगे। निरुक्ति क्या होती है? किसी शब्द को उसके धातु से जोड़कर उसका असली अर्थ समझाना। धातु यानी वो शब्द किससे बना हुआ है, उसका रूट्स क्या है, मतलब शब्द कहाँ से बना है और उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, ये बताना। आयु जो है वो आयुष से बना है, ये आयु से बना है। इसका मतलब होता है जीवन। यह शब्द संस्कृत धातु ऋण से बना है, ऋणगतौ, ऋणगतौ, जिसका अर्थ होता है जो निरंतर गति में रहता है और हर क्षण क्षीण होता जाता है, मतलब कम होते जाता है। अभी हम श्लोका की तरफ बढ़ते हैं। आयु इति जीवित काल, अर्थात आयु का अर्थ है जीवन की अवधि या जीवन का काल। आयु इति जीवित काल। ये श्लोका जो है ये अमरकोश से लिया हुआ है। दूसरा श्लोका है
अस्मात् चैतन्य युक्तम इति आयु। जब तक शरीर में आत्मा के साथ चैतन्य रहता है, चैतन्य यानी जीवनी शक्ति विद्यमान रहता है, तब तक वह अवस्था आयु कहलाती है। जब तक शरीर में आत्मा के साथ चैतन्य रहता है, मतलब जीवनी शक्ति है, विद्यमान रहता है, तब तक वह अवस्था आयु कहलाती है। अर्थात जन्म से लेकर मृत्यु तक आत्मा से संयुक्त जीवन ही आयु है। अभी हम आयु की पर्याय देखेंगे। हमें क्या क्या देखना है आयु की निरुक्ति। कभी भी कोई भी सब्जेक्ट का टॉपिक पढ़ते हैं, चाहे वो क्रिया शरीर हो, पदार्थ विज्ञान हो, या वो संरचना शरीर हो, सबसे पहले किसी भी आयुर्वेद के टॉपिक पे सबसे पहले उसकी निरुक्ति देखनी होती है, फिर उसका पर्याय देखना होता है, फिर उसकी परिभाषा देखनी होती है, फिर हम आगे जाके उसके गुना कर्मा वो सब देखते हैं। पदार्थ में भी सबसे पहले हम निरुक्ति देखेंगे। निरुक्ति देख ली, अभी हम पर्याय देखेंगे। पर्याय का मतलब क्या होता है? समानार्थ शब्द, यानी कि एक शब्द की बहुत सारी अलग अलग एक जैसे वाले शब्द, जैसे कि आयु। आयु के और भी अलग अलग शब्द से बोला जा सकता है आयु को। यहाँ पर श्लोका है। जब एक चीजों के कई नामों से बताए जाए उसे पर्याय कहते हैं। शरीर इंद्रिया सत्वात्मा संयोगधारी जीवितम नित्यपश्चात बंधश्च पर्यायरायु उच्यते। ये जो श्लोक है ये चरक संहिता के सूत्र स्थाना की फर्स्ट चैप्टर की 42 श्लोक है। ठीक है। जब शरीर इंद्रिया मन और आत्मा इन चारों का संयोग होता है तब वह आयु कहलाता है। यह निरंतर गतिशील और जीवन से संबंध होता है। पर्यायवाची शब्द ये आयु के, जैसे कि धारी हो गया, श्लोका में दिया हुआ है। धारी शरीर इंद्रिया सत्वात्मा संयोगो धारी। धारी का धारी का मतलब होता है धारण करना। ठीक है। धारकम शरीरम यत्र पुनरपि गच्छति न ददाति तिष्ठति धारी। जिसमें शरीर का धारण होता है और जिसमें जीवन का प्रवाह निरंतर बना रहता है बिना मृत्यु के लक्षणों के, उसे धारी कहते हैं। जीवितम, उस श्लोका में जीवितम दिया है धारी की बात। जीवितम क्या होता है? जीवकम प्राणान धारयति की जीवितम, जो प्राणों का धारण करना है, जो जीवन का बनाया रखता है, वह जीवितम कहलाता है। अब ये तीसरा है नित्यगः। नित्यम गच्छति क्षणेन क्षणेन गच्छति इति नित्यगः। जो हर क्षण के साथ चलता रहता है, जो निरंतर गतिशील है, वही नित्यगः आयु कहलाता है। अर्थात जीवन का हर पल समय के साथ आगे बढ़ता रहता है। यही है नित्यगः, जो आगे बढ़ता जाए, जो रुके ना, पीछे ना हटे। चौथा अनुबंध। अनुबंधनम शरीरात शरीरांतरम देती आयु अनुबंध। जो एक शरीर से दूसरे शरीर तक आत्मा के माध्यम से जुड़ा रहता है वही अनुबंध कहलाता है। यदि आत्मा एक शरीर को जोड़ती है तो वह दूसरे शरीर से जुड़ता जाती है। यही आयु और अनुबंध स्वरूप है। अनुबंध का अनुबंध आयु का स्वरूप है। चेतनायु वृत्ति आयु, जिसमें आत्मा के साथ चेतना का सतत प्रभाव बना रहता है वही चेतना या ये वृत्ति आयु कहलाता है। अर्थात जब
जब तक एक चेतना शरीर में विद्यमान है तब तक जीवन या आयु बनी रहती है। अभी हम आयु की परिभाषा देखेंगे। सेम श्लोक है जो पर्याय और आयु में देखा था। शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगधारी जीवितम नित्यनिष्ठानुबंधश्च पर्यायरायु उच्यते। शरीर इंद्रिया मन या सत्व और आत्मा इन चारों का जो संयोग है वही आयु कहलाता है। जब तक यह चारों एक साथ है तब तक जीवन है। जैसे ही यह संयोग टूटता है जीवन समाप्त हो जाता है। जैसे कि अगर शरीर इंद्रिया मन और आत्मा है, अगर शरीर में से इंद्रिया चले जाए तो जीवन चले जाएगा, या फिर शरीर से मन चले जाए सत्व चले जाए तो भी जीवन चले जाएगा। शरीर से आत्मा चले जाए तो भी जीवन चले जाएगा। शरीर चला जाए तो भी जीवन चले जाएगा। तो ये चारों का एक अटूट बंधन है। अभी एग्जाम में आपसे पर्याय पूछेंगे तो वो छात्र दारी जीवितम नित्य का अनुबंध वो चारों डालने पड़ेंगे। फिर इसके बाद डेफिनेशन ऑफ आयु के टाइम फिर से जो पर्याय में श्लोका लिखा है सेम टू सेम श्लोका वापस डेफिनेशन लिखते टाइम वापस लिखना है एग्जाम में, तो मार्क्स मिलेंगे। अभी हम आयु के 4 मुख्य लक्षण देखते हैं। धारी जीवितम अनुबंध चेतनानुवृत्ति। ये चारों को एक बार फिर से आपको लिख देंगे। फीचर ऑफ आयु मतलब मुख्य लक्षण दिखाने के लिए। धारी वही है जो शरीर को धारण करता है। जीवितम जो प्राणों को बनाए रखता है। अनुबंध जो एक शरीर से दूसरे शरीर तक जुड़ा रहता है। चेतनायु चेतनायानु वृद्धि जिसमें चेतना का सतत प्रभाव होता है। आयु के हम मुख्य मूल्यांकन देखेंगे। अभी हम असेसमेंट का मतलब होता है मूल्यांकन। मूल्यांकन का मतलब कोई चीज जांचना परखना या मूल्यांकन करना होता है। सीधी भाषा में किसी चीज का गुना मात्रा या स्थिति का पता लगाना। हिताहितं सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितं मानं च तच्चेत्रोक्तम आयुर्वेदस्य उच्यते। यह श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है। ये संहिता में मिलेगी। ये श्लोक आगे चल के और भी बाकी संहिता में मिलेगी। आपके लेक्चरर्स भी कॉलेज में ये श्लोक काफी बार बोले होंगे या बोलेंगे। आप सुनना, हर स्पीच में किसी फंक्शन में आयुर्वेद का उत्सव होगा तो ये श्लोक हर बार बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये आयु का बेस है। ये श्लोक हिताहितं सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितं मानं च यत्रोक्तम आयुर्वेदस्य उच्यते। इस तरह करके फर्स्ट सूत्र स्थाना के फर्स्ट चैप्टर में ही मिलेगा। 41 श्लोक है ये। आयु का मूल्यांकन 2 प्रकार से किया जा सकता है, एक गुणात्मक और एक मात्रात्मक। गुणात्मक मूल्यांकन जो होता है उसमें आता है हिता आयु और अहिता आयु, सुख आयु और दुख आयु। हित आयु उपयोगी और शुभ जीवन। हित आयु मतलब एकदम जिससे कुछ उपयोगी हो, जो एकदम शुभ जीवन हो उसको हित आयु बोलते हैं। अहित आयु हानिकारक जीवन जो होता है उसे अहित आयु बोलते हैं। सुख आयु क्या होता है? सुखद जीवन। दुख आयु होता है दुख जीवन। तो श्लोका के फर्स्ट लाइन में बोला है हित अहित सुख दुख आयुष सस्य हिता अहितम। समझा? मानं च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेदस्य उच्यते।
इसको बोलते हैं मात्रात्मक मूल्यांकन। इसे आयु का मान या प्रमाण भी कहा जाता है, यानी जीवन की लंबाई, दीर्घायु या अल्पायु। आयु का मान का आधार, बेसिस ऑफ मेजरमेंट। प्रकृति आती है, विकृति आती है। प्रकृति जब इंद्रिया या मन, बुद्धि और विषय सबका कार्य ठीक से चल रहा हो तो आयु स्वस्थ अस्वस्थ में है। विकृति जब शरीर या मन में विकार या रोग के लक्षण दिखें या मृत्यु के पूर्व सूचक लक्षण प्रकट हो तो यह विकृत अवस्था की आयु कहलाती है। तो श्लोका की जो लास्ट लाइन है इसमें आयु का हमें मान बताया, मान यानी मेजरमेंट। मान का आधार इसने प्रकृति और विकृति बताई। प्रकृति में जब इंद्रिया, मन और बुद्धि, विषय ये चारों चीज़ें सबका कार्य ठीक से चल रहा होगा तो वो प्रकृति अवस्था होगी, एकदम स्वस्थ अवस्था। विकृति क्या होता है? विकृति मतलब जो कि रोग हो, जिसमें विकार हो, वो विकृति में आ जाएगी। जब शरीर में रोग आ जाता है तो वो विकृति हो जाती है। विकृति प्रकृति का उल्टा हो जाती है, हानिकारक। तो श्लोका की जो फर्स्ट लाइन है वो बताती है गुणात्मक मूल्यांकन, और जो श्लोका की जो सेकंड लाइन है वो हमें मात्रात्मक मूल्यांकन बताती है। अभी हम आयु की लक्षणा देखेंगे। ये जो 6 लाइन की श्लोका है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये अभी पदार्थ विज्ञान के फर्स्ट चैप्टर में यूज़ होगी। पदार्थ विज्ञान के एक आत्मा चैप्टर है, मन चैप्टर है और पुरुष चैप्टर भी है। वो तीनों में भी ये श्लोका को आप एग्ज़ाम में लिखने के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये श्लोका बहुत इम्पोर्टेंट है। श्लोका ऐसे चलती है कि प्राणपानो निमेषाध्याय जीवनम मनसो गति इंद्रियांतर संचार प्रेरणम धारणम चेत देशांतर गति स्वप्ने पंचतों ग्रहणम तथा दृष्टस्य दक्षिणाक्षण स्वेनावग्नस्तथा इच्छा द्वेष सुख दुख प्रयत्न चेतन धृति बुद्धि स्मृति रंगरो लिंगानि परमात्मन। चरका का जो फर्स्ट चैप्टर है, चरका के शायर स्थान का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका 71 श्लोका है। वो जीवन का जो प्रूफ जो होता है वो इसमें बताया गया है। प्राणपानों का मतलब होता है कि श्वास लेना और छोड़ना यह जीवन का सबसे पहला संकेत है। श्लोकी की फर्स्ट लाइन जो बोलती है प्राणपानो निमेषाध्याय जीवनम मनसो गति, जो प्राण है, श्वास लेना और छोड़ना, प्राणपान निमेष पल के झपकाना, जीवन का पल के झपकाने को बोलते हैं निमेष। वो भी जीवन की चेतना का द्योतक है। जीवन तो पता है, शरीर में चेतना और प्राण शक्ति का होना। मनसो गति, मन की गति और अनुभव करने की क्षमता। प्राणपानो निमेष अध्याय जीवनम मनसो गति। इंद्रियांतर संचार मतलब इंद्रियों के द्वारा एक विषय से दूसरे विषय की ओर क्रिया का परिवर्तन है, जैसे दृष्टि का एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर जाना। प्रेरणा धारणम मन की स्थिरता और उसकी ग्रहण करने की शक्ति। प्रेरणा धारणा। स्वप्न गति, स्वप्न में घूमना और क्रिया करना। जो नींद में सपने आते हैं उसमें आप यहाँ घूमते हो, कुछ ना कुछ करते हो, यह भी चेतना का एक प्रमाण है। किसी वस्तु या घटना को पहचानने की क्षमता, उसे हम प्रत्याभिज्ञान बोलते हैं। प्रत्याभिज्ञान, प्रत्याभिज्ञान।
किसी वस्तु का या घटना को पहचानने की क्षमता, प्रत्यादि ज्ञान या ज्ञान। दक्षिणे दृष्टिर्ज्ञान, यहाँ पर क्या क्या दिया है? प्रेरणम धारणम देशांतरगति स्वप्ने पंचत्वम ग्रहणम तथा। यहाँ पर प्रेरणम धारणम क्या होता है? मन की स्थिरता। देशांतर गति स्वप्न तो आपको बताया मैंने। पंचत्वम ग्रहण मतलब डेथ, मृत्यु का एंटिसिपेशन करना। और दक्षिण दृष्टि ज्ञान जो होता है, कभी कभी जो दृष्टि दाएं नेत्र से देखा गया हो उसकी जानकारी दाएं नेत्र से प्राप्त होती है। यह भी जीवित अवस्था का लक्षण है। लास्ट की जो 2 लाइन है श्लोका में, इच्छा द्वेष सुख दुख प्रयत्न चेतना धृति बुद्धि स्मृति अहंकार। इच्छा होती है, द्वेष दुख सुख प्रयत्न चेतना धृति बुद्धि स्मृति अहंकार। ये सारी चीज़ें, ये सभी मानसिक एवं आत्मिक क्रिया जीवन व्यक्ति में ही पाई जाती हैं। तो ये सारे जितने भी शब्द हैं, प्राणपान निमेश जीवन मनसगति इंद्रियांतर संचार प्रेरणम धारणम देशांतर गति स्वप्ने पंचत्व ग्रहण दृश्यस्य दक्षिणेनाक्षणा स्वेन वग्मस्तथा इच्छा द्वेष सुख दुख प्रयत्न चेतना धृति बुद्धि स्मृति अहंकार। ये सारे आयु के लक्षण हैं। ये सारे लक्षण हैं जो बताते हैं कि वो व्यक्ति जीवित है। ये सारे लक्षण के आधार पे, ठीक है। क्वेश्चन का बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे याद करना पड़ेगा। फिर कॉम्पोनेंट्स ऑफ आयु भी डालना है। शरीर इंद्रिया सत्व आत्मा संयोग धारी जीवितम। शरीर क्या होता है? 5 पिंड, 5 पंच महाभूत का मिलन से शरीर बनता है। और इंद्रिया और सत्व और आत्मा, ये है कॉम्पोनेंट्स ऑफ आयु, ठीक है। इतना जो फर्स्ट चैप्टर का जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है, 10 मार्क के लिए इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन आयु, एक्सप्लेन आयु फॉर 10 मार्क्स, या फिर 5 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा कि हमने आयु की निरुक्ति देखी, आयु की पर्याय देखी, और डेफिनेशन ऑफ आयु देखा, परिभाषा, और मूल्यांकन देखा हमने आयु का। फिर हमने आयु के लक्षण देखे। अभी कभी भी अगर निरुक्ति का मतलब मैंने बताया, पर्याय पता होगा आपको। अभी डेफिनेशन ऑफ आयु जो परिभाषा होती है वो आपको समझा। मूल्यांकन